वेलकम बैक कॉमर्स चैंपियंस। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। सो बिल्स ऑफ एक्सचेंज, देखिए, जब जो बायर और सेलर, एक होता है बायर एक होता है सेलर, ये एक दूसरे के साथ ट्रेड करते हैं। लेकिन बिजनेस में मोस्ट ऑफ द टाइम जो ट्रेड होता है वो होता है क्रेडिट के बेसिस पे। अब इस क्रेडिट को प्रूफ रखने के लिए कि मैंने आपको पैसा दिया था, जो बायर्स होते हैं वो सेलर्स पे निकाल देते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ठीक है। अब बिल्स ऑफ एक्सचेंज बेसिकली होता क्या है? ये एक रिटर्न और अनकंडीशनल ऑर्डर होता है जो एक पर्सन दूसरे पर्सन को करता है। उसमें वो उन्हें डायरेक्ट करता है। क्या करता है? उन्हें डायरेक्ट करता है कि आप सर्टेन सम ऑफ मनी एक स्पेसिफाइड पर्सन को मेरे ऑर्डर पे, या फिर डिमांड जब करे वो पर्सन एक स्पेसिफाइड पीरियड के बाद, तो इसमें कोई भी कंडीशन हो सकती है। स्पेसिफाइड पर्सन को या तो जब जो बायर है वो कहे, या तो जब जो तीसरा पर्सन है वो डिमांड करे, या फिर एक स्पेसिफाइड पीरियड मेंशन हो। अगर इनमें से कोई भी चीज हो गई तो वो पैसा जो आपको मुझे देना है, आप उस पैसे को या तो मुझे दे देना या तो थर्ड पर्सन को दे देना। सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो ये एक रिटर्न डॉक्यूमेंट है जिसमें एक पर्सन ऑर्डर करता है दूसरे पर्सन को कि आप एक स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ मनी एक पर्टिकुलर पर्सन को स्पेसिफिक डेट पे दे देना। ठीक है। सो देर आर थ्री पार्टीज। कितनी पार्टीज होती हैं? तीन पार्टीज होती हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज में। पहली होती है ड्रॉर, दूसरी होती है ड्रॉई, और तीसरी होती है आपकी पेई। ओके। तो ड्रॉर क्या होता है? ड्रॉर वो पर्सन है जिसने मेक और ड्रॉ। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज में हम मेक्स नहीं कहते। बिल्स ऑफ एक्सचेंज के चैप्टर में अगर एक पर्सन है उसने दूसरे पर्सन को बिल ऑफ एक्सचेंज बना के दिया है, तो ये पर्सन जो है ये ड्रॉर है। ठीक है। और ये क्या करेगा? ड्रॉ करेगा। क्या ड्रॉ करेगा? बिल्स ऑफ एक्सचेंज को ड्रॉ करेगा दूसरे पर्सन को। ठीक है। जो ड्रॉवर होता है ना, ड्रॉवर मतलब ये हमारे केस में ए, यही यूजुअली क्या होता है? क्रेडिटर भी होता है। ठीक है। फिर आता है ड्रॉई। ड्रॉई वो पर्सन है ऑन होम द बिल इज ड्रॉन, जिसके ऊपर बिल ड्रॉ किया गया है, या फिर जो ऑर्डर है जिसपे कि वो पेमेंट करेगा। मतलब कि इसने इसको क्या देना है? पैसा देना है, मनी देना है। तो इसने इस पे क्या ड्रॉ कर दिया? बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ कर दिया। अब इसको इसको पैसा देना पड़ेगा। और जिसको पैसा देना होता है वो क्या होता है? कर्जदार, मतलब कि डेटर। ठीक है। फिर तीसरा पर्सन आता है पेई। पेई वो पर्सन होता है जो एंटाइटल्ड होता है पेमेंट के लिए, मतलब जिसके पास पेमेंट आने वाली होती है। ठीक है। जो पेई होता है, कभी कभी जो पेई होता है वो ही ड्रॉर भी हो सकता है, या फिर वो किसी दूसरे पर्सन को नॉमिनेट कर सकता है ड्रॉर के द्वारा। ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं। ए जो है उसने बी को गुड्स बेचे। एक पार्टी है, बी एक पार्टी है, उसने बी को गुड्स बेचे 20,000 रुपए के। किस पे? क्रेडिट पे। ऑब्वियसली तभी तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज का केस आएगा। अब ए ने बी पे बिल ड्रॉ करा। ठीक है। अब बिल कितने का? 20,000 का ड्रॉ करेगा। कितने महीने के लिए? 3 महीने के लिए उसने बी पे बिल ड्रॉ कर दिया। ठीक है। अब क्या हुआ? अब यहाँ पर ए ड्रॉर हो गया, बी हो गया ड्रॉई, और A is to receive the money. So there are three parties in bills of exchange usually, but अगर A ही वो पार्टी है जिसने बिल ड्रॉ किया और A ही वो पार्टी है जिसे पैसा मिल गया, तो A ही पेई भी बन जाएगा और A ही ड्रॉर भी बन जाएगा। तो आपने क्या समझा अभी तक? ड्रॉर वो पर्सन है जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ करता है। ड्रॉई वो पर्सन है, मतलब कि ड्रॉर को आप मान सकते हो क्रेडिटर, ड्रॉई हुआ है आपका डेटर, और जो पेई है वो थर्ड पार्टी हो सकती है जिसको क्या मिलेगी? पेमेंट मिलेगी। लेकिन बहुत सारे केसेस में ड्रॉई और पेई जो होते हैं सेम हो सकते हैं। ठीक है। अब अगर बी, जैसे ही बी एक्सेप्ट कर लेगा उस बिल को, वो रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा पेमेंट करने के लिए ऑन द ड्यू डेट। और ड्यू डेट इस केस में क्या है? 3 महीने के बाद। ठीक है। ये मंथ चेंज हो सकते हैं। इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या आती हैं इस चैप्टर में? पहली इंपॉर्टेंट टर्म है एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस का मतलब होता है जब ड्रॉई साइन कर दे बिल पे और एग्री कर दे कि मैं आपको पैसा दूंगा एक पर्टिकुलर टाइम के बाद, उसे कहते हैं एक्सेप्टेंस ऑफ द बिल। एक्सेप्टेंस करने के बाद ड्रॉई जो होता है वो एक्सेप्टर बन जाता है। ठीक है। तो जैसे ही ए ने बी को बिल दिया, बी ने साइन कर दिए,
बी ने या तो साइन कर दी या उसने बोला कि ठीक है मैं आपको पैसे दे दूंगा, तो बी क्या बन जाएगा, एक्सेप्टर। ओके। फेस वैल्यू का मतलब क्या होता है, जो अमाउंट रिटर्न होता है बिल के ऊपर उसको कहते हैं फेस वैल्यू। जैसे कि बिल का अमाउंट अगर 50,000 है तो फेस वैल्यू भी क्या होगी, 50,000 ही होगी। ओके गाइस। फिर आता है ड्यू डेट, वेरी इंपॉर्टेंट। ड्यू डेट का मतलब होता है वो डेट जिसपे पेमेंट जो है बिल की वो ड्यू हो जाएगी। मतलब कि जैसे कि हमने केस लिया था 3 महीने के बाद, तो अगर 3 महीने के बाद जैसे ही 3 महीने कंप्लीट होंगे, ड्यू डेट उसी डेट में आ जाएगी। ठीक है, उसको कहते हैं ड्यू डेट। अब आता है मच्योरिटी। मच्योरिटी मतलब वो डेट जिसमें बिल जो होगा वो पेबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पेबल हो जाएगा। फिर आता है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है। सपोज ए ने बी को गुड्स बेचे 10,000 रुपए के, कितने हजार रुपए के गुड्स बेचे हैं, 10,000 रुपए के गुड्स बेचे हैं ए ने बी को। अब जब सेल हो रही है, क्रेडिट सेल, तो एंट्री क्या होगी, बी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। किसकी बुक्स में कर रहे हैं हम, इन द बुक्स ऑफ ए। पहली एंट्री क्या हो गई, बी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 10,000, 10,000। इतना समझ आया, ये नॉर्मल सेल्स की एंट्री हो गई। जैसे ही बी बिल को एक्सेप्ट कर लेगा तो एंट्री क्या पास करेगा, ए, बी आर मतलब कि बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बी अकाउंट। अब वो बोलेगा कि उसने बिल रिसीव कर लिया है 10,000 रुपए का, अब बी को कर देंगे क्रेडिट। इसीलिए गाइस जो बिल रिसीवेबल होते हैं वो आपके एसेट होते हैं, क्योंकि इनसे आपको पैसा आने वाला होता है। ठीक है। अब आता है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन ड्रॉइज बुक्स। अब बी, ए ने बी पे बिल कर दिया तो ए की बुक में तो हमने एंट्री देख ली। बी की बुक में क्या एंट्री होगी, जब बी ने गुड्स परचेज करे होंगे तो उसने एंट्री पास करी होगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू ए अकाउंट 10,000 से। ठीक है। अब जब बिल एक्सेप्ट करा होगा बी ने तो उसने एंट्री क्या पास करी होगी, ए अकाउंट डेबिट टू बीपी अकाउंट। बीपी क्यों, बिल पेबल क्यों, क्योंकि बी के लिए तो लाइबिलिटी क्रिएट हो गई ना, बिल के बी को अब ये पैसा देना पड़ेगा, इसीलिए बीपी अकाउंट आता है और लाइबिलिटी हमेशा क्रेडिट की जाती है। अब बिल्स रिसीवेबल और बिल पेबल ये है क्या चीज, देखो, बिल रिसीवेबल वो बिल है जो बिजनेस के पास एक राइट लाता है कि आप मनी ले सकते हो। ठीक है, इसीलिए ये एक एसेट होता है। अगर ए ने बिल ड्रॉ किया है बी पे और बी ने उसे एक्सेप्ट कर लिया तो ए के लिए वो बिल रिसीवेबल एक एसेट है। ये मैं आपको समझा चुकी हूँ। बिल पेबल क्या होता है, बिल पेबल का मतलब बिल ने आपके ऊपर एक ऑब्लिगेशन डाल दी है कि आपको मैच्योरिटी पे या फिर ड्यू डेट पे उस पेमेंट करनी ही पड़ेगी। तो आपकी क्या क्रिएट होगी, लाइबिलिटी क्रिएट होगी, और जब लाइबिलिटी क्रिएट होती है तो आप उसको क्या करते हो, क्रेडिट करते हो। ठीक है, जैसे ही बी ने बिल एक्सेप्ट किया उसके पास लाइबिलिटी क्रिएट हो गई। डिस्काउंटिंग ऑफ बिल का क्या मतलब है, ये क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली आते हैं। डिस्काउंटिंग ऑफ बिल का मतलब है समटाइम्स जो होल्डर होता है बिल का उसको पैसे चाहिए होते हैं उसकी मैच्योरिटी से पहले। ठीक है, तो होल्डर क्या करेगा, बिल को ले जाएगा बैंक के पास और इमीडिएटली बैंक से पैसा रिसीव कर लेगा। इसी केस को कहते हैं डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। आओ एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि बिल की वैल्यू थी 20,000 रुपए और बिल पे डिस्काउंट हुआ 500 रुपए। अब बैंक आपको पहले पेमेंट कर रहा है ना, इमीडिएटली पेमेंट कर रहा है, तो अब आपसे कुछ क्या काटेगा, चार्जेस काटेगा। तो ये जो 500 रुपए है इसे कहते हैं डिस्काउंटिंग चार्जेस। ठीक है, अमाउंट रिसीव फ्रॉम बैंक कितना होगा, उसने कहा कि आपको पहले पेमेंट कर रहा हूँ 500 रुपए के चार्ज कटेंगे, उसने कहा ठीक है मुझे 19,500 रुपए दे दो। तो इससे दोनों का ये फायदा होता है कि बैंक को भी लॉस नहीं होता, क्योंकि उसने वो एसेट, उसने वो अमाउंट कहीं और सोचा होगा कि मैं कहीं और लगाऊंगा, पर अब वो वहां लगा नहीं पा रहा है, तो बैंक का लॉस भी नहीं होगा और ए को पैसा इमीडिएटली मिल जाएगा। इसकी एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लो एक इसकी एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। डिस्काउंट को डेबिट क्यों किया बताओ, क्योंकि ये एक एक्सपेंस है एंड एक्सपेंस को डेबिट किया जाता है। बैंक को डेबिट क्यों किया बताओ, क्योंकि आपके पास
क्या बैंक मतलब कैश आ रहा है, और जब एसेट बढ़ता है तो उसे डेबिट किया जाता है। टू, बिल्स रिसीवेबल। अब बिल्स रिसीवेबल को क्रेडिट क्यों कर दिया? क्योंकि आपका जो एसेट है वो अब कम खत्म हो गया, ठीक है। तो हमने बोला मेरे को चाहिए थे 20K का, मेरे पास बिल था, लेकिन बैंक ने मुझे सिर्फ 19,500 दिए, और 500 रुपए के मेरे पास क्या हो गए, डिस्काउंटिंग चार्जेस कट गए। ये हो गई उसकी एंट्री, समझे। अब आता है एंडोर्समेंट ऑफ बिल। ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंडोर्समेंट ऑफ बिल का मतलब होता है जो होल्डर होता है किसी बिल का, वो ट्रांसफर कर देता है बिल को किसी दूसरे पर्सन के पास, ताकि डेट का सेटलमेंट हो जाए। एंडोर्स करना, एंडोर्स करना मतलब सिंपली इसका मतलब होता है ट्रांसफर करना। जैसे कि ए के पास बिल था 10,000 रुपए का, जो उसने बी पे ड्रॉ किया था, तो ए ने बी पे 10,000 रुपए का बिल ड्रॉ किया था, ठीक है। अब एक ने सी को 10,000 रुपए देने थे। ए ने क्या है, ए ने बी से 10,000 रुपए लेने हैं, इसने उस पर बिल ड्रॉ कर रखा है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ कर रखा है 10,000 रुपए का, और ए ने सी को पैसे देने हैं, ठीक है। अब क्या करेगा ए, क्या करेगा इस बिल को, इसने क्या कहा बी को कि ये जो बिल है ना, मैं सी को ट्रांसफर कर रहा हूं, और अगर मैं इस बिल को सी को ट्रांसफर कर रहा हूं, तो अब तुमको जो मुझे पैसे देने थे, अब तुम मुझे ना दे के ये पैसे डायरेक्ट किसको दोगे, सी को दोगे, समझे। तो ए को पैसे देने ही थे 10K रुपीज, तो उसने क्या किया, वो बिल को ट्रांसफर कर दिया, और बिल बी को तो पेमेंट करनी है, अब चाहे वो ए को करे कि सी को करे। इसकी एंट्री क्या होती है, इसकी एंट्री ए की बुक में क्या होगी, वो बोलेगा सी अकाउंट डेबिट, क्योंकि सी उसकी लाइबिलिटी थी, अब उसकी लाइबिलिटी खत्म हो गई तो उसने डेबिट कर दी। टू, बिल रिसीवेबल। बिल रिसीवेबल, पहले उसके पास बिल था 10,000 रुपए का, अब उसके पास बिल चला गया, अब उसकी लाइबिलिटी भी खत्म हो गई और एसेट भी खत्म हो गया 10,000 रुपए से, ठीक है। एंट्री समझ आ गई। फिर आता है डिसऑनर ऑफ विल। इसमें सारे ही टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कभी भी कहीं से भी बन जाता है। जब ड्रॉई फेल हो जाता है पेमेंट करने के लिए ड्यू डेट पे, तो बिल को कहते हैं डिसऑनर। देखियो, जैसे आपने देखा होगा कि आपका चेक जो होता है वो डिसऑनर हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि अगर आपके बैंक में अमाउंट सफिशिएंट नहीं है, सफिशिएंट अमाउंट नहीं है, तो डिसऑनर हो जाएगा। वैसे ही केस होता है बिल का। अगर आप फेल कर जाते हो पेमेंट करने के लिए ड्यू टू XYZ रीजन, तो आपका बिल हो जाएगा डिसऑनर। जैसे कि अगर आपका बिल का अमाउंट था 15,000 और बी फेल हो गया कि अब वो पैसा ड्यू डेट पे नहीं दे पाया, तो बिल हो गया डिसऑनर। अब डिसऑनर की क्या एंट्री होगी? सिंपली वही एंट्री होगी ना। देखो, पहले आपने क्या एंट्री बनाई थी, आपने कहा था कि मुझे तो बिल रिसीव हो गया है बी से, तो आपने एंट्री पास कर दी होगी 15,000 रुपए, ठीक है। आपने 15,000 की एंट्री पास कर दी, लेकिन अब ये बिल हो गया डिसऑनर, तो आपने कहा अरे, तो फिर से बी को आपने कर दिया डेबिट कि तुम मेरे अभी भी डेटर हो, मुझे तुमसे पैसा रिकवर करना है, और तुम्हारा बिल रिसीवेबल जो कि एक एसेट था तुम अपने पास ही रखो। तो इसकी एंट्री हो गई। बिल्स जो आपने फर्स्ट एंट्री पास करी थी उसकी जस्ट अपोजिट एंट्री हो जाती है डिसऑनर की एंट्री, समझे। नोटिंग चार्जेस अगेन इंपॉर्टेंट। जब एक बिल डिसऑनर हो जाता है ना, तो होल्डर में गेट द डिसऑनर ऑफिशियली रिकॉर्डेड बाय नोटरी पब्लिक। और जो नोटरी पब्लिक होता है ना, वो जो चार्जेस आपसे चार्ज करता है डिसऑनर्ड बिल पे, क्योंकि जब चेक डिसऑनर होता है तब भी आपको चार्जेस पे करने पड़ता है, सिमिलरली होता है नोटरी चार्जेस। जैसे कि आपकी डिस्काउंटिंग एक अलग बात हो गई और नोटरी चार्जेस एक अलग बात हो गई। जैसे कि बिल है 20,000 का, नोटरी चार्जेस लगे 200 रुपये, तो अब वो चार्जेस मैं थोड़ी पे करूंगी। ये बोलेगा कि तेरा बिल डिसऑनर हुआ है और मुझे 200 रुपये देने पड़ गए, तो अब तू मुझे 20,000 तो पहले दे ही रहा था, अब तुम मुझे 200 रुपये और देगा, मतलब अब तुम मुझे 20,200 रुपये देगा। ये बी से ए बोल देगा। फिर आता है रिन्यूअल ऑफ बिल। रिन्यूअल ऑफ बिल का मतलब है कि कभी कभी ड्रॉई जो है वो अनेबल होता है अपने बिल को ड्यू डेट पे करने के लिए, और वो एडिशनल टाइम मांगता है। मतलब बी ए से बोलेगा कि मैं अपना अभी नहीं पे कर पा रहा, मुझे एडिशनल टाइम दो। तो ए बी को एडिशनल टाइम देता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि जो ओल्ड बिल होता है ना, उसे कैंसिल करना पड़ता है और नया बिल ड्रॉ होता है।
तो जब भी रिन्यूअल ऑफ बिल होता है, ओल्ड बिल कैंसिल हो जाता है और नया बिल ड्रॉ हो जाता है, ये भूलना मत, ठीक है। और इसी कॉन्सेप्ट को कहते हैं रिन्यूअल ऑफ बिल। सो द न्यू बिल, अब नया बिल आएगा, उसने उसको टाइम तो दिया लेकिन वो उससे क्या लेगा, इंटरेस्ट लेगा। और अगर कोई नोटरी चार्जेस उसे पे करने पड़े एक को, तो वो उससे वो नोटरी चार्जेस भी रिकवर कर लेगा, ठीक है। इसी को कहते हैं रिन्यूअल ऑफ बिल। फिर आता है क्वेश्चन रिटायरमेंट ऑफ बिल पे। आज हम इसके सारे कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, अगले क्लास में हम इसके क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। क्योंकि कुछ बच्चों ने मुझे कमेंट किए थे कि उनको 11th का क्लास का समझना है बहुत सारे टॉपिक्स, तो आज हम इसके क्वेश्चन करेंगे और हम इसके बाद कैश बुक स्टार्ट करने वाले हैं, उसके न्यूमेरिकल्स। तो आप स्टे ट्यून्ड रहिएगा, ठीक है। रिटायरमेंट ऑफ बिल, जब ड्रॉई पे करता है बिल को बिफोर द मैच्योरिटी डेट। देखो, रिन्यूअल में क्या हुआ था कि बी ने बोला मेरे को और टाइम दे दो, लेकिन रिटायरमेंट में क्या होगा कि बी बोलेगा मैं पैसा पहले ही दे रहा हूँ आपको, तो बिल क्या हो जाता है, रिटायर हो जाता है। जब ड्रॉई को इस केस में क्या मिलती है, रिबेट अर्ली पेमेंट के लिए। अब उसे ड्रॉई को क्या हो गया, फायदा। पहले उसे क्या देना पड़ गया था, इंटरेस्ट देना पड़ गया था और नोटरी चार्जेस पे करने पड़ गए थे, क्योंकि उसने बिल को रिन्यू कराया था। लेकिन जब वो रिबेट रिटायर कराएगा अपने बिल को, तो उसे मिलेगी रिबेट। रिबेट का मतलब होता है फायदा, ठीक है। मतलब अब उसका हो जाएगा फायदा। बिल था 20,000 रुपए का, उसे रिबेट मिल गई 400 रुपए की, मतलब कि अर्ली पेमेंट के केस में उसको 400 रुपए का फायदा हो गया। तो अब उसको कितने पैसे देने हैं, 19,600 ही देने हैं। चलिए आ जाइए, क्विक कंपैरिजन और क्विक रिवीजन करते हैं। ड्रॉर क्या होता है, ड्रॉर वो पर्सन है जिसपे बिल ड्रॉ किया जाता है। ड्रॉई क्या है, जो एक्सेप्ट करता है और बिल को पे करता है। पेई क्या है, जिसे रिसीव होती है। और हमने पढ़ा था कि ड्रॉर ही पेई हो सकता है, और ड्रॉर और पेई डिफरेंट पर्सन भी हो सकते हैं। ये बात हमेशा याद रखना है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। बिल रिसीवेबल एक एसेट है, बिल पेबल एक लाइबिलिटी है। एक्सेप्टेंस का मतलब होता है एग्रीमेंट बाय ड्रॉई कि मैं पे कर दूंगा आपको पैसे। डिस्काउंटिंग का मतलब होता है आपको बैंक से मैच्योरिटी से पहले पैसे चाहिए, लेकिन इस केस में बैंक आपसे क्या चार्ज करता है, चार्जेस लेता है, ओके। इंडोर्समेंट का मतलब है जब आपने अपने बिल को क्या कर दिया, किसी और पर्सन को ट्रांसफर कर दिया। डिसऑनर का मतलब है जब आप ड्यू डेट पे अपनी पेमेंट नहीं कर पाए। नोटरी चार्जेस बहुत इंपॉर्टेंट आता है। ये वो चार्जेस हैं जो आपको देने पड़ते हैं डिसऑनर को रिकॉर्ड करने के लिए। रिन्यूअल का मतलब कि ओल्ड बिल को कैंसिल करो और न्यू बिल को ड्रॉ कर दो। रिटायरमेंट का मतलब आपने पेमेंट कर दी है बिफोर मैच्योरिटी। रिबेट का मतलब आपको डिस्काउंट मिला है अर्लियर पेमेंट पे। So yeah guys, this was all about the bills of exchange chapter. अब हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे इसके न्यूमेरिकल्स, और न्यूमेरिकल्स आपको आने चाहिए क्योंकि न्यूमेरिकल ही आते हैं। ये क्लास 11 का मस्ट टॉपिक है, इसको भूलना मत। ऑल राइट, चलो आज के लिए बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट टाइम, टिल देन बाय बाय।